हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं 2021 जेईई मेंस का 17 मार्च का शिफ्ट लेने वाला हूं, उसको पूरा सॉल्व करने वाला हूं ताकि आपको आइडिया मिले कि हर एक क्वेश्चन का अगर आपको पहले उसके कुछ की पॉइंट्स पता होंगे, अगर आपका थ्योरी वाला पार्ट, कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट स्ट्रांग होगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद इन अ मिनट। ऐसा है नहीं, हाँ मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में यहाँ पे, क्योंकि मुझे समझाना है आप लोगों को, बट इवेंचुअली आप खुद से भी रियलाइज करोगे, देख लो कितने आसान क्वेश्चन आए थे, हम तो इनको सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ मिनट। तो वैसे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा। अगेन ये वीडियो जो है जेईई मेंस के आगे कुछ और शिफ्ट्स आने वाले हैं, तो वहां पर जब स्टूडेंट जाएंगे तो उनको इसी स्टाइल में अपना प्रिपरेशन करना होगा जिस स्टाइल में मैं यहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। दैट मींस अगर वो प्रीवियस शिफ्ट्स को सॉल्व करेंगे तो उनके की पॉइंट्स को उनको पता होना चाहिए, उनके की पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करके ही उनको जाना चाहिए जेईई मेंस के अगले अटेम्प्ट के लिए। तो अगेन आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो से सीख सकते हो कि कैसे आप की पॉइंट्स को असेंबल कर सकते हो, अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर सकते हो जो कि आपको फिर आगे वाले आने वाले एग्जाम्स में यूजफुल रहने वाले हैं आपके लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नीट एस्पायरेंट्स है, इवन दो ये जेईई का मैं यहां पे शिफ्ट सॉल्व कर रहा हूं, बट नीट एस्पायरेंट्स भी यहां पे फायदा ले सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के स्टार्ट में मैं सिंपली की पॉइंट्स आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, कॉन्सेप्ट को एक हिसाब से शॉर्ट या ब्रीफ फॉर्म में मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। तो आप हर एक कॉन्सेप्ट को देखोगे कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को टच करके जाऊंगा, तो आप यहां पर इसको एज अ रिविजन ले सकते हो। 1 घंटे में आपका रिविजन हो जाएगा, 1-1.25 घंटे का वीडियो होगा, इसमें कंप्लीट फिजिक्स का आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इससे ज्यादा इफेक्टिव वीडियो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो अगेन मैं यहां पे कह रहा हूं, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखो, की पॉइंट्स जो मैं यहां पे बोलते जाऊंगा उनको अपनी जगह पे पेन डाउन करो। बहुत सारे की पॉइंट्स आपको पता है फिर भी उनको पेन डाउन करो, एज अ रिवीजन उनको लो। जो की पॉइंट्स आपको नहीं पता तो वो जो है उनको स्टार मार्क करके रखो या कुछ मार्किंग उन पे रखो, ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो उनके थ्रू जाओ, क्योंकि ये जो की पॉइंट्स है, ये जो यहां पर क्वेश्चंस है, ये इस साल पूछे गए हैं। तो नीट में भी इनका अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी है कि इसी स्टाइल के क्वेश्चंस में भी पूछे जाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं यहां पे डिस्कस करता हूं, आप देखते जाओ। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपने देखा होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए क्वेश्चन को, फिर आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो फिर। तो ठीक है, मैं यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं। मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे ले लिया और मैं एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये पोजीशन वेक्टर आपको उस पॉइंट की तरफ सिंपली ले रहा है जिस पॉइंट पे आपका फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो लेट अस अज्यूम वो फोर्स आपके पास ये है, तो ये आपका एफ वेक्टर है। तो जो भी आपका फोर्स वेक्टर होता है ना, उसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो। आएगा ना करना, लाइन ऑफ एक्शन आप ऐसे ड्रॉ करते हो, इसको आप सपोर्ट भी कहते हो मैथमेटिक्स में। तो ये आपका लाइन ऑफ एक्शन होगा। अब आपको बोला जाता है कि इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालो। ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट जहां पे फोर्स लग रहा है, इनको ज्वाइन जो वेक्टर कर रहा है उसको आप पोजीशन वेक्टर कहते हो। तो ये आपका आर वेक्टर होगा। बहुत ही बेसिक है ये 11th में आप बेसिक डेफिनेशन में पढ़ते हो। तो आपका जो टॉर्क होता है, आप तो उसको लिखते हो इट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और यहां पर अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें टॉर्क की, आप उसको लिखते हो इट इज आर एफ साइन थीटा, और इसी को आप लिखते हो एफ टाइम्स आर साइन थीटा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपके पास ये आर वेक्टर है तो यहां पर ये वाला जो पार्ट आपके पास होता है, दिस इज योर आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किस किस पॉइंट के बीच में। आर परपेंडिकुलर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आपके पॉइंट, उस पॉइंट के बीच में जहां पर आप टॉर्क निकालना चाहते हो और लाइन ऑफ एक्शन के बीच में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके लाइन ऑफ एक्शन और इस पॉइंट के बीच में जो आपके पास डिस्टेंस आता है ना, वही आर परपेंडिकुलर कहलाता है। ये आर परपेंडिकुलर आपको पता होना चाहिए। तो यही आपका आर साइन थीटा होता है। और थीटा यहां पर कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। ये आपका यहां पर एफ वेक्टर है, ये आपका यहां पर आर वेक्टर है। आप आर वेक्टर को भी यहां पर
एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये एंगल जो आपको यहां पर मिलेगा यही आपका थीटा होगा। ये आपका एंगल थीटा आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल है, वही यहां पर थीटा मैंने लिख दिया है। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, अगर ये थीटा है, ये भी आपके पास थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये फोर्स आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल है यहां पे। फर्दर अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास ये थीटा है तो आर वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो ना, तो देख लो मैं रिजॉल्व कर रहा हूं। ये वाला पार्ट आर कॉस थीटा, ये वाला पार्ट आर साइन थीटा, वही तो कह रहा था। आर परपेंडिकुलर आपका क्या होता है, आर साइन थीटा होता है। दैट मींस आपका जो टॉर्क यहां पे लग रहा है पॉइंट ओ पे, आप लिख सकते हो कि जो आपका टॉर्क है पॉइंट ओ पर, ये सिंपली आपके पास है आर परपेंडिकुलर टाइम्स फोर्स। बस इतना आपको करना होता है। और फर्दर अगर मैं बात करूं, इस फोर्स का टेंडेंसी क्या है, इस फोर्स का टेंडेंसी है कि आपके पोजीशन वेक्टर को क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। अब एक बार खुद से ट्राई कर लो, ये फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दैट मींस आप अगर इस फोर्स यहां पर अगर इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, इस फोर्स को लगाने पे आप देखोगे कि पोजीशन वेक्टर जो है वो एग्जैक्टली क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश करेगा। तो इसका मोशन क्लॉकवाइज यहां पर होने वाला है। तो अगर मोशन क्लॉकवाइज होने वाला है तो अपनी फिंगर्स को भी क्लॉकवाइज कर्ल करो, थंब अंदर जा रहा है, दैट मींस जो इस पॉइंट पे टॉर्क आपको आ जाएगा, जो कि मैंने पॉइंट ओ कह दिया ना, इस पॉइंट पे जो आपको टॉर्क मिलेगा वो इनवर्ड्स होगा, और इनवर्ड्स को आप रिप्रेजेंट करते हो माइनस के कैप से। तो इस तरीके से आप टॉर्क को डील करते हो। अब क्वेश्चन पे आ जाता हूं, देख लो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कंक्लूड देख लो मैं कैसे करूंगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको यहां पर फोर्स दिया होगा, फोर्स आप सीधे यहां पर लिख दोगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर कैसे आप निकालोगे, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया करो, फिर जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट निकालना होगा उस पॉइंट और आपके लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला करो, वही आपका आर परपेंडिकुलर होगा, वही आपको यहां सब्स्टिट्यूट करना है, वही आपको टॉर्क देगा पॉइंट ओ पर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना होगा ना, उसी पॉइंट के अबाउट आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिस्कस करना होगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लाइन ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपने नोट करा होगा इन पॉइंट्स को, चलो इसको अप्लाई करते हैं। देख लो यहां पर आपके पास पॉइंट पी पे फोर्स लग रहा है कंपोनेंट फॉर्म में, यहां पर 4 आई कैप है, दैट मींस अलोंग एक्स एक्सिस आपका 4 न्यूटन का फोर्स लगने वाला है। तो चलो मैं वो ड्रॉ करता हूं। ये आपका 4 न्यूटन का फोर्स है, और यहां पर साथ साथ मैं लाइन ऑफ एक्शन भी ड्रॉ करता हूं। ये देख लो लाइन ऑफ एक्शन भी मैंने ड्रॉ किया। दूसरा फोर्स आपका यहां पर 3J कैप है, मगर सामने माइनस है, तो आप यहां पे 3 न्यूटन दिखाओगे अलोंग वाई एक्सिस, मगर पॉजिटिव वाई एक्सिस नहीं दिखाना होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस दिखाना होगा। तो दैट मींस यहां पर आपका जो दूसरा फोर्स लग रहा है वो आपका 3 न्यूटन का फोर्स है। और अगेन आप यहां पर लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा देख लो, अब ज्योमेट्री जिनका स्ट्रांग होगा ना, वो डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि यहां पर आप ये इक्विलेटरल ट्रायंगल देख रहे हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल से आप यहां पर एक वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहे हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मींस ये वाला पार्ट 5 होगा, ये वाला पार्ट 5 होगा, डायरेक्टली हो रहा है ना। तो अगेन मुझे तो दिखाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपके दिमाग में पहले ही आ सकता है ये कि ये वाला पार्ट आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ये वाला पार्ट आपका यहां पर 5 सेंटीमीटर होगा। चलो हो गया, ये आपका यहां पर पॉइंट ओ है, और ये आपका पॉइंट यहां पर लेट अस सपोज क्यू है। यही शायद क्वेश्चन में देकर था। अब अगर मैं बात यहां पे करूं, यहां पर आपके पास ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर अगर आपके पास यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, तो ये होगा ना 10 साइन 60 डिग्री। तो ये पता होना चाहिए, ये ज्योमेट्री है आपका, इतना मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो सीख लो। अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर है, आप इसको लिख सकते हो 10 टाइम्स कॉस 60 डिग्री, और इसको लिख सकते हो 10 टाइम्स साइन 60 डिग्री। तो मैं इसको लिख रहा हूं यहां पे 10 टाइम्स साइन 60 डिग्री, ये वाला पार्ट होगा। फर्दर अगर मैं बात करूं, 10 तो अपनी जगह पे रहेगा, साइन 60 आपका √3/2 होता है, तो आप इसको 5 टाइम्स √3 लिख सकते हो। ये आपका ये वाला डिस्टेंस होने वाला है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप पहले यहां पर पॉइंट ओ पे टॉर्क निकालना चाहते हो, फिर आप यहां पर पॉइंट क्यू पर भी टॉर्क निकालना चाहते हो। तो ये 2 पॉइंट्स पे आपको टॉर्क निकालना है, इसलिए आपको 2 ऑप्शंस देकर है यहां पे। तो कोई एक ऑप्शन सही होगा। ये टॉर्क आपका पॉइंट ओ के अबाउट है, तो दूसरा टॉर्क आपका अबाउट क्यू है यहां पे। तो यही दोनों आपको निकालने हैं। अब तो देख लो कैसे करते हैं। पॉइंट ओ की मैं बात करता हूं, तो पहले मैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ की बात करता हूं। देखते जाओ, ये वाला वेक्टर मैं बात कर रहा हूं।
यहां पर अगर आप टॉर्क निकालना चाहते हो, एक फोर्स 4 न्यूटन है, उसकी वजह से यहां पे कुछ टॉर्क होगा, दूसरा फोर्स 3 न्यूटन है, उसकी वजह से भी यहां पे कुछ टॉर्क होगा। चलो 4 न्यूटन की वजह से जो पॉइंट ओ पे टॉर्क होगा, पहले 4 न्यूटन लिखता हूं, तो मैंने 4 लिख दिया। अच्छा 4 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन दिख रहा है ना, और इस लाइन ऑफ एक्शन और इस पॉइंट ओ के बीच में, क्योंकि यहां पर आप टॉर्क निकालने वाले हो, आपको पता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5√3 है, तो आप यहां पे मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5√3 से। हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि 4 न्यूटन जो है वो आपके इस वाले पार्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये वाला जो फोर्स है इस वाले पार्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब होता है इनवर्ट टॉर्क। आप यहां पर माइनस के कैप लिख दोगे, क्योंकि आपका टॉर्क यहां पर अबाउट ओ जो है वो इनवर्ट्स होने वाला है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। दूसरा आपका अब 3 न्यूटन का फोर्स है, तो 3 न्यूटन के फोर्स की वजह से पॉइंट ओ पर टॉर्क निकालना है, पहले यही 3 न्यूटन लिख दो। तो प्लस में यहां पे क्या कर रहा हूं, 3 न्यूटन का फोर्स। अब जरा देख लो, ये 3 न्यूटन का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है। इस लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। आप इसको मल्टीप्लाई 5 से कर दो। अब जरा एक चीज देख लो, ये 3 न्यूटन जो है ये भी आपके इस वाले पार्ट को, इस वाले साइड को क्लॉकवाइज रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है। दैट मींस ये 3 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, ये वाला जो आपका पार्ट है ये क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, क्योंकि आप इसको नीचे खींच रहे हो। तो कहने का मतलब यहां पर ये रहेगा कि यहां पर भी आपका ये वाला पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना। क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब कि यहां पर इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर जो टॉर्क होगा वो इनवर्ट्स होगा। क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ट टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, आउटवर्ड टॉर्क मत होगा मतलब उसका। तो यहां पर अगेन आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस के कैप लेना पड़ेगा। जरा देख लो, मैं यहां पर निकाल रहा हूं टॉर्क एट ओ, इट इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 20√3 माइनस के कैप, और साथ साथ में यहां पर लिख सकते हो आप प्लस 15 माइनस के कैप। अब यहां पर ऑप्शन में माइनस के कैप तो नहीं लिख कर है, तो बट आपको यहां पर दो दो कंपोनेंट्स तो देकर है ना, तो आप यहां पर इसको लिख सकते हो कि जो आपका टॉर्क पॉइंट ऊपर है इट इज -15 -20√3। जरा देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन है, क्या दूसरा भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्या हमें मिल जाएगा। आपके पास -15 -20√3, -15 -20√3, -50 और है ही नहीं कहीं पे, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि पार्ट 1 आपका आंसर है। मैं तो दूसरा भी सॉल्व करूंगा, बट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आप देख रहे हो -15 -20√3 जो है वो आपका सिर्फ ये वाला ऑप्शन है ना, और कोई है क्या, आप चेक कर लो, और कहीं पे भी नहीं है, दोनों माइनस कहीं पर भी नहीं है, तो डायरेक्टली ऑप्शन 1 आ गया। बट मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं पॉइंट क्यू के अबाउट भी आप लोगों के लिए निकालूंगा टॉर्क यहां पे। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। अगेन अगर आप यहां पर क्यू पॉइंट की बात करते हो, तो क्यू पॉइंट के अबाउट अब आपको टॉर्क निकालना होगा। तो फर्दर अगर मैं यहां थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करूं, अगर ये आपका 5√3 है तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा, 5√3 होगा। अब हम बात करने वाले हैं टॉर्क की, बट अबाउट क्यू पॉइंट। मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ऑप्शन ए को मैंने टिक करा हुआ है, बट फिर भी मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूं सॉल्व। हम इस वाले पार्ट को भी निकालना चाहते हैं। तो देख लो यहां पर, अब मैं यहां पे पॉइंट क्यू पर निकालना चाहता हूं ना टॉर्क, तो ठीक है, एक यहां पर आपका 3 न्यूटन का फोर्स है, दूसरा आपका 4 न्यूटन का फोर्स है। 4 न्यूटन का फोर्स, ये चेक कर लो, यह वाला पार्ट है, 4 न्यूटन का फोर्स आगे लग रहा है, तो वो इसको कहां की तरफ घुमाएगा, क्लॉकवाइज। दैट मींस 4 न्यूटन की वजह से क्लॉकवाइज फोर्स लगने वाला है, आपको टॉर्क इनवर्ट लेना पड़ेगा। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, इनवर्ट टॉर्क, ये अब आपको पता होगा। बट अगर आप 3 न्यूटन की बात करोगे, 3 न्यूटन को पीछे की तरफ, नीचे की तरफ रादर ले रहा है, तो ये कहां जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब चेक कर लो, 3 न्यूटन को ऐसे कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना पेन। दैट मींस 3 न्यूटन की वजह से पॉइंट क्यू पर जो टॉर्क होगा वो एग्जैक्टली पॉजिटिव टॉर्क होगा, बाहर की तरफ आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज यहां पे रोटेट करेगा 3 न्यूटन की वजह से, ये वाला पार्ट आपका। तो चलो टॉर्क निकालते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट 4 न्यूटन, अगर 4 न्यूटन की वजह से आप टॉर्क देखना चाहते हो पॉइंट क्यू पर, आप पहले फोर्स लिख दो 4 न्यूटन, मैंने लिख दिया। अच्छा ये 4 न्यूटन और यहां पर आपके क्यू के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना है, क्यू और आपके 4 न्यूटन, दैट मींस लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन 5√3 है। आप मल्टीप्लाई 5√3 से कर लो ना। और अगेन आपको पता है कि 4 न्यूटन की टेंडेंसी है वो इस पार्ट को क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ट टॉर्क होगा, मगर किस पॉइंट पे, आप क्यू पॉइंट पे, तो आप यहां पर माइनस के आप लिख दोगे, फिर यहां पर प्लस में करने वाला हूं। दूसरा आपका 3 न्यूटन का फोर्स है, तो पहले 3 लिखता हूं, फिर आपका ये 3 न्यूटन का फोर्स है, और ये लाइन ऑफ एक्शन का आपको डिस्टेंस देखना होगा पॉइंट क्यू से, कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 ही है ना, सिमेट्री की वजह से, तो आप मल्टीप्लाई 5 से करोगे। अगेन आप देख सकते हो कि 3 न्यूटन का जो फोर्स है वो इस पार्ट को आप मगर यहां पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा,
एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा रहा है, कर्ल को भी एंटी क्लॉकवाइज ले लो, थंब बाहर की तरफ आ रहा है, पॉइंट क्यू पे टॉर्क बाहर की तरफ होगा, आपको प्लस के कैप लिखना पड़ेगा। तो अगर आप यहां पर क्यू पॉइंट पे टॉर्क निकालने की कोशिश करोगे, इट विल बी 20√3 मगर माइनस, फिर यहां पर आप लिखोगे प्लस 15। तो है क्या कोई ऑप्शन? 15 है, फिर -20√3 है, 15 है, फिर -20√3 है, तो आपको दिख रहा है ना। बाकी आप देख लो, 15 -20√3 तो है, मगर ये वाला सही मत है। तो पहले ऑप्शन में ये वाला पार्ट कोइंसाइड कर रहा है, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके ऑप्शन 1 आपको दे रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा मैंने टाइम लिया। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो होंगे मैं थोड़ा सा फास्ट में जाने वाला हूं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिकॉज इट इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। जो रिजल्ट यहां पर है वो यूजुअली आप पढ़ते रहते हो, बुक्स में मेंशन होता है। तो जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना सारा, वो ये क्वेश्चन 10 सेकेंड्स में कर सकता है। बट पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आपको इक्वेशन कौन सा यूज करना है। तो फिलहाल के लिए आपके पास 2 बबल्स है। जब आप इन बबल्स को नजदीक लाओगे, तो ये वाला बाउंड्री और ये वाला बाउंड्री यहां पर क्या करेंगे, ये बाउंड्रीज यहां पर ओवरलैप करेंगे और एक कॉमन बाउंड्री यहां पर आ जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रेशर। तो अगर मैं यहां पर इसको दिखाऊं, तो मैं इस फॉर्म से दिखा सकता हूं। ये आपका एक बबल है, बबल ए या बबल 1 आपके पास है ये, और दूसरा बबल बी है आपके पास, दूसरा बबल बी है आपके पास। ये आपके पास 2 बबल्स हैं यहां पे, और यहां पर इसका जो रेडियस आपको देकर है वो आपको यहां पर ए देकर है, और इस वाले बबल का रेडियस आपको यहां पर बी देकर है, और यहां पर एक कॉमन बाउंड्री फॉर्म हो जाएगा। अब छोटा वाला जो बबल होता है ना, उसमें एक्सेस प्रेशर ज्यादा होता है, बड़े वाले बबल में एक्सेस प्रेशर कम होता है। तो बड़ा एक्सेस प्रेशर इस वाले बबल में है, तो यही डिसाइड करेगा बाउंड्री का शेप। तो आपको जो बाउंड्री का शेप मिलेगा वो कुछ इस स्टाइल से मिलेगा। इस बल्ज आपका कुछ इस फॉर्म का होने वाला है, ये आपका बल्ज यहां पर होने वाला है। और ये जो कॉमन बाउंड्री है, इसका शेप ऐसा क्यों आया? क्योंकि इस वाले बबल में एक्सेस प्रेशर ज्यादा है। इसको आप यहां पर कॉमन बाउंड्री कह सकते हो। ये आपका कॉमन बाउंड्री है, और कॉमन बाउंड्री का अपना कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास यहां पे आर होता है। अब आप आर, ए और बी को रिलेट कर सकते हो। वो फॉर्मूला जो आपको मेमोराइज होना चाहिए वो आपके पास ये है कि 1/r इट इज इक्वल टू 1/a माइनस 1/b। बड़े रेडियस के साथ ही नेगेटिव साइन आएगा। प्लीज इसका टेक केयर आप करोगे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं लिखता हूं यहां पे b इज ग्रेटर देन a, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। तो आप यहां पर अगर 1/r को थोड़ा इवेलुएट करोगे, इस पार्ट को आप प्लीज मेमोराइज कर लेना। ये स्पेशल रिजल्ट पे था, तो जो स्पेशल रिजल्ट्स होंगे ना आपके, प्लीज उनको अच्छे से मेमोराइज किया करो। कभी उसी पे क्वेश्चन आ जाता है, वो आपका बहुत टाइम बचा देगा। तो यहां पर आप देख सकते हो 1/r इट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी। तो मैंने एलसीएम ले लिया। अब आपके ऑप्शंस आपके माइंड में होते हैं, तो जब आप ये निकालते हो ना, तो जल्दबाजी में आप इस वाले पार्ट को टिक कर देते हो। ये वाला पार्ट है वहां पे, b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी है वहां पे, बट आपको पूछा गया है कि कॉमन बाउंड्री का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ना कि रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। अगर बोला गया होता रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन सी सही था। बट आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर r इट इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई b माइनस ए। ये आपका यहां पर आंसर आएगा। कितना टाइम लग सकता है इसको? हार्डली 10 सेकेंड में आप ये कर दोगे, प्रोवाइडेड ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। इसीलिए ये क्वेश्चन आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगेन ये मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब बहुत सारे टीचर्स को सॉल्व करने बैठते हैं, सॉल्व क्यों करना है? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, दैट मींस एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड होगा। आपको देकर है वाइब्रेशनल मोड्स एफवी, आपको गामा का वैल्यू निकालना है। गामा और एफवी के बीच का रिलेशनशिप पहले ही आपको पढ़ाया जाता है। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे, आपके पास जो गामा होता है इट इज इक्वल टू 4 प्लस वाइब्रेशनल मोड्स विच इज एफवी डिवाइडेड बाई 3 प्लस एफवी।
तो ये आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है ना, इसको मेमोराइज करो। आया कहां से, तो आगे जाके मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो वहां पर मैं तो पूरा डिटेल और डिस्कशन में जाने वाला हूं, वहां पर पूरा आइडिया आपको आएगा कि आया कहां से रिजल्ट। बट अभी के लिए मुझे तो यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दिखाना है आपको कि अगर आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग होगा, आप ऐसे क्वेश्चन को विद इन 10 to 20 सेकंड कर सकते हो। तो ठीक है, आप देख सकते हो कि ये रिजल्ट मुझे पता है, मेरे दिमाग में पहले से है। अब इस रिजल्ट में वैल्यू पुट करना है, तो इस चीज को पहले आप मेमोराइज करके रखो। तो मेमोराइज अगर होगा तो आप गामा लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू 4 प्लस एफ का वैल्यू 24 है डिवाइडेड बाई 3 प्लस एफ का वैल्यू 24 है, ये आपका 28 डिवाइडेड बाई 27 आ जाएगा डायरेक्ट। अब अगर आपको यहां पर देखोगे, आपको तो यहां पर रैशियोज में नहीं आंसर देकर है, आप यहां पर 28 को डिवाइड कर दो 27 से, तो 1 से जाएगा 27, यहां पर आपका 1 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ 0, यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहां पर 100 आ जाएगा। आप 27 इंटू 3 कर लो, ये आपके पास 81 शायद आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप रिमाइंडर निकालोगे 19, आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट आपका आंसर 1.03 जो यहाँ पर आपको मिल रहा है, 10.3 तो नहीं आ रहा है, 1.37 भी नहीं, 1.30 भी नहीं, 1.03 एक ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये आपका ऑप्शन ए आने वाला है। तो मैंने क्यों सेकंड डेसिमल प्लेस तक सिर्फ सॉल्व किया, क्योंकि ऑप्शंस में सेकंड डेसिमल प्लेस तक ही सिर्फ आप जा रहे हो, तो इसलिए मैंने सिर्फ सेकंड डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि अगर आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग होगा ना, आप पेपर में टॉप कर सकते हो फिजिक्स के क्लास में, फिजिक्स के सेशन में। फिजिक्स का सेशन बहुत आसान आता है, बट आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप पढ़ोगे नहीं, आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होगी, तो फिर वहां पर आप सोचोगे क्वेश्चन तो मुश्किल आया है, जबकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं आया होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं शिफ्ट्स मुश्किल आए, मेरा शिफ्ट मुश्किल आया था, मेरे फ्रेंड का शिफ्ट जो है उसको तो आसान शिफ्ट आया था। नहीं, एट द एंड इट इज द प्रिपरेशन, कि आपका प्रिपरेशन कितना स्ट्रांग है। आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो किसी दूसरे शिफ्ट में आ गए, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो आपके शिफ्ट में आ गए, आपको लगता है कि आपका शिफ्ट मुश्किल है। बट अगर आपने सच में ऑनेस्टली प्रिपेयर अच्छे से करा होगा सारा, कोई भी शिफ्ट आपको वो मुश्किल नहीं लगेगा, सारे शिफ्ट आपको आसान लगेंगे। डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपने देखा होगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है। अब इसमें कितना टाइम लगेगा, मैं डायरेक्टली आंसर बोल सकता हूं, बट फिर भी मैं यहां पर रेडियस के बारे में थोड़ा बताऊंगा, और वेलोसिटी तो आपको क्वेश्चन पर ही है, तो वेलोसिटी के बारे में भी बात करेंगे। आपको यहां पर हाइड्रोजन एटम देकर है, अगर मैं जनरल यहां पर कोई भी एटम लूं, और किसी भी एटम के लिए, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अगर मैं बात करूं, जिसमें ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, आप लिखते हो वहां पर कि जो आपके पास वेलोसिटी होता है nth ऑर्बिट में, इट इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁶, फिर आप लिखते हो Z/n मीटर पर सेकेंड। ये आपका इक्वेशन है, केमिस्ट्री में भी आपका यही इक्वेशन है, केमिस्ट्री में भी आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप ये इक्वेशन पढ़ते हो, तो फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। अब बात अगर यहां पर करें, ये तो कांस्टेंट है, हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू 1 होता है, मैं लिख सकता हूं ना कि फॉर हाइड्रोजन एटम आपका जो यहां पर Vn होगा, इट इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁶, यहां 1 आ जाएगा, तो डिवाइड n से करोगे, ये कांस्टेंट है, मैं लिख सकता हूं ना कि Vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। दैट मीन्स n यहां पर क्या होता है, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, शेल नंबर होता है आपके पास। तो आप देखते हो कि Vn का जो रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन जो था ये मेमोरी बेस्ड था, मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी बुक से आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितना अच्छे से एनसीईआरटी बुक करोगे ना, जितने अच्छे तरीके से रिजल्ट्स को दिमाग में रखोगे, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब देख लो यहां पर मैंने थोड़ा सा बात किया, तो ये तो आपका मीटर पर सेकंड में ही होगा वेलोसिटी आपका। इसी तरीके से आपका दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रेडियस होता है। रेडियस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं nth ऑर्बिट की बात करूं किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब जिस एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, वहां पर आप रेडियस देखते हो 0.53, वो आपके पास आ जाता है n² डिवाइडेड बाई z। तो ये रिलेशनशिप आ जाता है, और आप ये एंगस्ट्रॉम में लेते हो, तो यहां पर आपका जो Rn का रिलेशनशिप है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। और वेलोसिटी में भी आपको देकर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। तो कंफ्यूजिंग है ये रिजल्ट्स, तो इसलिए मैंने ये वाला पार्ट दिखाया, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके साथ, और वो सी ऑप्शन को यहां पे टिक कर देते हैं। तो पूरा अच्छे से फोकस रखा करो, और अगर आप किसी चीज में कॉन्फिडेंट नहीं हो, बेटर है कि उस चीज को आप छोड़ दो, अटेम्प्ट मत करो। अगर कॉन्फिडेंट हो तब जाके सिर्फ आप यहां पर अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो जैसे कि आपने नया क्वेश्चन देखा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। निकालना क्या है आपको लैम्डा ई बाई लैम्डा पी निकालना है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन, नॉट प्रोटॉन, फोटोन का रेशो आपको निकालना है। अगर मैं फोटोन की बात करूं, मैं बोल सकता हूं कि फोटोन की एनर्जी जो आपके पास होती है ई, इट इज इक्वल टू एच न्यू। ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। फर्दर अगर मैं बात करूं, इसी को हम लिख सकते हैं ना एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा, बट यहां पर मैं लेमडा पी लिख रहा हूं, फोटोन की बात हो रही है। फोटोन के लिए एनर्जी का स्टाइल ये होता है, दैट मींस अगर मैं यहां पर फोटोन का वेवलेंथ निकालूं, दैट विल बी एच सी डिवाइडेड बाई ई। अच्छा, एनर्जी ई क्यों मैंने ली? क्योंकि देकर है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, दोनों का एनर्जी आपका ई के बराबर देकर है। फर्दर अगर मैं बात करूं, डिब्रॉगली वेवलेंथ अगर आप देखोगे या डिब्रॉय वेवलेंथ अगर आप इलेक्ट्रॉन का देखोगे, इलेक्ट्रॉन का जो डिब्रॉय वेवलेंथ होता है इट इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम, और आपको यहां पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ई ही लेना पड़ेगा क्योंकि वही एनर्जी ऑफ यहां पर इलेक्ट्रॉन देकर है। यहां पर आप देख सकते हो कि लैम्डा ई भी निकल गया, लैम्डा पी भी निकल गया। अब आपको यहां पर टेक केयर करना होता है रेशियोज का। अगर आपने गलती से भी लैम्डा पी बाई लैम्डा ई इवैल्यूएट करा, वो वाला ऑप्शन भी यहां पर प्रेजेंट होगा, आप गलत ऑप्शन को टिक कर दोगे, आंसर गलत आ जाएगा। तो यहां पर आपको लैम्डा ई डिवाइडेड बाय लेमडा पी यहां पर करना है। लेमडा ई का वैल्यू आप देख सकते हो एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, यहां पर आपका ट्वाइस एम ई अपनी जगह पर है। मल्टीप्लाई किससे करोगे? लेमडा पी से मल्टीप्लाई करोगे कि लेमडा पी के रेसिप्रोकल से? लेमडा पी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आपको यहां पर ई डिवाइडेड बाय एच सी से मल्टीप्लाई करना है। अब आप देख सकते हो एच और एच वाला पार्ट यहां पर क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास जो लेमडा ई डिवाइडेड बाय लेमडा पी आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हो, ये ई को आप रूट में ले सकते हो ना, तो ये आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ, ये ई स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम ई, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाई सी से। आपका ई और ई कैंसिल हो जाएगा। आपका लेमडा ई बाय लेमडा पी जो है इट इज इक्वल टू 1 बाई सी अपनी जगह पर। इसको मैं लिख सकता हूं ना यहाँ पे ई डिवाइडेड बाई 2m, तो ई डिवाइडेड बाई 2m होल रेज टू द पावर 1 बाई 2, ये आपका आंसर है। अब आप चेक कर सकते हो, यहां पर आपके पास 1 बाई सी यहां पर भी है और यहां पर भी है, दैट मींस ए और बी ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा, डी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। फिर आपका ई बाई 2m है, यहां 2m बाई ई है, यहां ई बाई 2m है, रेज टू द पावर 1 बाई 2, ऑप्शन बी इसका यहां पर करेक्ट होगा। तो प्लीज यहां पे टेक केयर किसका करोगे आप टेक केयर करोगे कि लेमडा ई बाई लेमडा पी आपको निकालना है, ना कि लेमडा पी बाई लेमडा ई। तो क्वेश्चन बहुत आसान था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब जिनको नहीं पता, जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स ये टॉपिक स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको बाकी पार्ट इंपॉर्टेंट लगता है। मैं तो कहूँगा कि जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है ना, प्लीज़ इसको बिल्कुल भी स्किप मत करो। इसमें से बहुत आसान से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब देख लो, यहाँ पर 2 आइडेंटिकल मेटल वायर्स आपको देकर है। आइडेंटिकल किस रेस्पेक्ट में होंगे? ये लेंथ के रेस्पेक्ट में और एरिया के रेस्पेक्ट में होंगे। तो अगर मैं बात यहां पे करूं, आपके पास ये एक मेटल वायर है, एक मेटल वायर यहां पर जो आपका देकर है, इसका लेंथ यहां पर मैं L ले सकता हूं, और दूसरा मेटल वायर भी आपके पास यहां पर है। दूसरा मेटल वायर जो होगा उसका भी लेंथ फिर यहां पर किसके बराबर होगा? वो भी L के बराबर ही होगा यहां पे। तो आपके पास यहां पर 2 मेटल वायर्स है, दोनों मेटल वायर्स को आप एंड टू एंड कनेक्ट करते हो, सीरीज की पैरेलल, ये आपका सीरीज में आ जाएगा। फर्दर अगर मैं बात करूं, यहां पर इसका एरिया मैं ए ले सकता हूं। तो अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन का एरिया ए ही रहने वाला है। तो आपके पास 2 मेटल वायर्स है, तो पहली वाली का लेंथ L था, दूसरी वाली का लेंथ भी L था, दोनों का एरिया यहां पर A के बराबर है। अब इसका कंडक्टिविटी आपको यहां पे K1 देकर है और इसका कंडक्टिविटी आपको यहां पर K2 देकर है। आपको पता है कि हर एक मेटल वायर का अपना थर्मल रेजिस्टेंस होता है, और यहां पर इसका अपना थर्मल रेजिस्टेंस होगा, लेट दैट बी R1, इसका अपना थर्मल रेजिस्टेंस होगा, लेट दैट बी R2, और जो नेट थर्मल रेजिस्टेंस होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है? सीरीज में आप डायरेक्टली इन थर्मल रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो यहां पर सीरीज में नेट थर्मल रेजिस्टेंस आपको इन पूरी कॉम्बिनेशन का मिलेगा, वो आपके पास RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होने वाला है। अभी तक बहुत सिंपल है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है, इसका इक्वेशन किसके बराबर होता है? तो जब भी आप इसका इक्वेशन की बात करोगे, आपका जो थर्मल रेजिस्टेंस R होता है, तो मैं जनरल फॉर्म में यहां पे बात करने वाला हूं। आपका जो यहां पर R होता है, इट इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई
K इंटू ए। तो ये आपका इक्वेशन यहां पर होने वाला है। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, अगर R1 की बात करूं, R1 के लिए आप L ही लिखोगे, K की जगह पे K1 आएगा। पहले वायर का जो एरिया है वो आपके पास A ही है। अगर मैं R2 की बात यहां पे करूं, उसके लिए भी लेंथ उसका L है, उसका जो कोफिशिएंट आपको देकर है, मतलब जो आपका यहां पर कंडक्टिविटी देकर है वो तो K2 है, तो वहां K2 आ जाएगा, एरिया आपका अपनी जगह पे A रहेगा। कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉम्बिनेशन के लिए जो RS आपका होगा, कॉम्बिनेशन का टोटल लेंथ अब L नहीं है, कॉम्बिनेशन का टोटल लेंथ ट्वाइस L है, तो आप यहां पे ट्वाइस L लिख दोगे। डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड यहां पर आपके पास कॉम्बिनेशन का कुछ ना कुछ K इफेक्टिव होगा ना, तो वो K इफेक्टिव आप यहां पे लिख दोगे। इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ होगी कॉम्बिनेशन की, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? A से, क्योंकि एरिया इस पूरी कॉम्बिनेशन का A ही रह रहा है। अब जरा यही वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास यहां पर ट्वाइस L डिवाइडेड बाई K इफेक्टिव इंटू ए, इट इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास L डिवाइडेड बाई K1 इंटू ए प्लस आपके पास L डिवाइडेड बाई K2 इंटू ए आ जाएगा। आप देख सकते हो कि L वाला फैक्टर यहां पे हर जगह पर कैंसिल आउट होने वाला है, और A भी यहां पर हर जगह कैंसिल आउट होने वाला है। आपके पास 2 डिवाइडेड बाई K इफेक्टिव जो है आपके पास, आप उसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू, यहां पर आप LCM ले सकते हो, तो ये आ जाएगा K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 इंटू K2। तो यहां पर मैं कुछ नहीं की, इफेक्टिव मुझे निकालना है, इस पार्ट को यहां पर ले जाओ, ये बनेगा ट्वाइस K1 K2, और इस वाले पार्ट को आप यहां डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिवाइड आ जाएगा K1 प्लस K2, ये आपका यहां पर K इफेक्टिव आने वाला है। तो ऐसा कोई ऑप्शन अगर आप देखोगे, ऐसा आपके पास यहां पर ऑप्शन ए होने वाला है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आने वाला है। देख लो, थोड़ा सा यहां पर और कुछ मैं दिखाता हूं, आप देखते जाओ, यहां पर थोड़ा सा और कुछ मैं यहां पर दिखाता हूं। यहां पर आपके पास ये तो सीरीज की बात हो रही है, ये तो यहां पर सीरीज की बात हो रही है। अगर आप यहां पैरेलल में ज्वाइन करते, इनको पैरेलल में अगर आप इनको ज्वाइन करते, तो आपके पास एक वायर ये आ जाता, ये आपका दूसरा वायर यहां पर आ जाता। आप देख सकते हो कि आपका जो एरिया है यहां पे वो डबल हो जाता। दैट मींस ये आपका एरिया ए है, ये आपका एरिया ए है, लेंथ पूरी कॉम्बिनेशन का एल ही रहेगा। दैट मींस अगर अब मैं कॉम्बिनेशन का पूरा थर्मल रेजिस्टेंस की बात करूं, कॉम्बिनेशन का जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का थर्मल रेजिस्टेंस होगा, आप यहां पे लेंथ देखोगे वो तो एल है, डिवाइड किससे करना होता है? इसका अपना कुछ ना कुछ इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी होगा, जिसको आप के इफेक्टिव लिख सकते हो, और मल्टीप्लाई एरिया कितना लोगे? ट्वाइस ए लोगे। अगेन आप अगर पैरेलल की बात करते हो ना, पैरेलल में आप लिखते हो 1 बाई आर पैरेलल, इट इज इक्वल टू 1 बाई R1, फिर प्लस आपके पास 1 बाई R2 आ जाएगा। इस चीज का टेक केयर करना है। जल्दबाजी में आप क्या करते हो, आप इनको वापस ऐड कर देते हो, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, के इफेक्टिव गलत आ जाता है। बट यहां पर जब पैरेलल की बात होगी तो ये इक्वेशन आपको लेनी पड़ेगी, जैसे ना आप लेते हो जब आपके पास वायर सीरीज और पैरेलल में होती है, बराबर वैसा ही केस यहां पे होने वाला है। तो फर्दर देख लो, अगर मैं यहां पे रेसिप्रोकल लूं, क्योंकि आरपी का रेसिप्रोकल लेना है, वो आपका के इफेक्टिव इंटू 2 इंटू ए डिवाइडेड बाई एल आएगा। जरा R1 का रेसिप्रोकल ले लो, R1 का रेसिप्रोकल आपका K1A डिवाइडेड बाई L आएगा, प्लस आपके पास K2A डिवाइडेड बाई L आ जाएगा। यहाँ L आपका थ्रू आउट कैंसिल होगा, A भी आपका थ्रू आउट कैंसिल होगा, आपका जो K इफेक्टिव होगा वो आपका आ जाएगा K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आप देख सकते हो। तो ये मैंने सीरीज के लिए भी दिखाया, पैरेलल के लिए भी दिखाया, तो आप थोड़ा सा यहां पे ताकि सीख सको, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था, इसका सिंपली आपका ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा होगा, वर्नियर कैलिपर पे है, 11th में आप प्रैक्टिकल्स करते हो इस टॉपिक पे, तो अगेन आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। बट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है कि आपको पहले आइडिया होना चाहिए पॉजिटिव जीरो एरर का। मतलब मैं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट पार्ट यही है इस क्वेश्चन का। तो अगर आपके पास एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, अगर आपके पास एक वेइंग मशीन है और वेइंग मशीन पे कोई पर्सन अपने मतलब कोई पर्सन इस पे स्टैंड करेगा, तो ऑब्वियसली वेइंग मशीन उसको कुछ ना कुछ मेजरमेंट दिखाएगी। लेट दैट बी 70 kg। तो ये 70 kg जो है ये आपकी मशीन की रीडिंग है यहाँ पे। तो अब मैं ये कह रहा हूं साथ साथ में कि इस मशीन में एग्जैक्टली एक पॉजिटिव जीरो एरर है। दैट मींस इसका पॉजिटिव जीरो एरर मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं वो 2 kg है।
पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या होता है कि ये मशीन जो है ये एडिशनल एक्स्ट्रा वैल्यू आपको दिखा रही है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दिखा रही है। मशीन कितना एक्स्ट्रा वैल्यू दिखा रही है? 2 kg का। तो अगर आपको एक्चुअल वेट जानना होगा तो आप क्या करोगे? आप इस 2 kg को 70 के साथ ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे? आप इन दो को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये तो एडिशनल वैल्यू आपका मशीन आपको दिखा रहा है, उसमें एरर है मशीन में, तो वो एडिशनल वैल्यूज आपको दिखा रहा है। आप इस वेट को यहां पर सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो जब आप 70 - 2 करोगे 68 kg आपका एक्चुअल वेट होने वाला है। तो दैट मींस जब भी पॉजिटिव जीरो एरर की बात होगी, आप पॉजिटिव जीरो एरर के वैल्यू को अपने मेजरमेंट्स में क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट करते हो। बस इस चीज का आपको टेक केयर करना होता है। ये तो एक एडिशनल वैल्यू होता है और आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है यहां पे। अब वापस आ जाता हूं क्वेश्चन पे। यहां पर आपका जो लोवेस्ट एंड देकर है 8.5 देकर है, इसको आप यहां पर मेन स्केल रीडिंग बोल सकते हो, आर मेन। और जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो, आप तो यहां पर मेजरमेंट निकालना चाहते हो, और उस मेजरमेंट में आपको करना क्या है? फिर लास्ट में आपको पॉजिटिव जीरो एरर लगाना है। इस चीज का आपको टेक केयर करना है। तो फिलहाल के लिए आर मेन आपको पता है 85 है। अब आप यहां पर इस डेटा से कैलकुलेशन निकालना चाहते हो, एक मेजरमेंट निकालना चाहते हो, और वो मेजरमेंट आपके पास आर है। वो मेजरमेंट और इस मेन स्केल रीडिंग का जो रिलेशनशिप आपके पास होता है, ये तो आपका रीडिंग है जो कि आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट आपको देने वाला है, और यहां पर जो मेन स्केल रीडिंग है वो किसके बराबर है? 8.5। इसी को आप यहां पे प्लस करते हो। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लस करते हो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय वर्नियर स्केल डिवीजन। दैट मींस ये वर्नियर स्केल डिवीजन से मल्टीप्लाई करते हो। वर्नियर स्केल डिवीजन में आप देखते हो कि जो आपके पास वर्नियर स्केल होता है ना, वर्नियर स्केल के अपने डिविजन्स होते हैं। तो वर्नियर स्केल में कौन सा डिवीजन आपके मेन स्केल के डिवीजन के साथ बेस्ट कोइंसाइड करता है, वो वैल्यू आपको यहां पे लिखना होता है। और वो वैल्यू यहां पर आपको वर्नियर कोइंसिडेंस के फॉर्म में 6 देकर है, यहां पर आप 6 वैल्यू पुट करोगे। लीस्ट काउंट आपको यहां पे 0.01 सेंटीमीटर देकर है, यहां पर 0.01 पुट करोगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 8.5 अपनी जगह पे, प्लस आपके पास लीस्ट काउंट का वैल्यू अगर मैं लूं यहां पे 0.01 है, और मल्टीप्लाई यहां पर मैं 6 से करने वाला हूं, तो ये आपके पास 8.5 अपनी जगह पे प्लस ये आपका 0.06 आने वाला है। तो इन दो को ऐड करने पे ये आपका 8.56 वैल्यू आने वाला है सेंटीमीटर। ये रीडिंग आपको कौन दे रहा है? आपका जो इक्विपमेंट है ना, ये आपको ये रीडिंग दे रहा है, मगर आपके इक्विपमेंट में एक पॉजिटिव एरर है। दैट मींस आपका इक्विपमेंट जो ये रीडिंग आपको दे रहा है, ये तो ज्यादा दे रहा है। आपको थोड़ा सा यहां पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये वाला पार्ट, तब जाके आपको एक्चुअल रीडिंग पता चलेगी। बराबर आप इसको इसके साथ रिलेट कर सकते हो ना। अब समझो यहां पर पॉजिटिव जीरो एरर 0.2 mm है। आप 0.2 mm को जरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 0.02 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, ये तो एडिशनल वैल्यू है, ज्यादा दिखा रहा है ना आपका इक्विपमेंट ये, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हो, तभी जाके आपको एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगी। उसी को आप बोल सकते हो करेक्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट क्या होने वाला है? मैं लिखता हूं यहां पे करेक्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, जो आपका करेक्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है वो आपके पास होने वाला है रीडिंग, दैट मींस आर, माइनस आप करने वाले हो पॉजिटिव जीरो एरर को। यहां पे अगर नेगेटिव जीरो एरर होता तो ऐड करते हो उसको, बट यहां क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर, तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसको आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू दिस, इट इज इक्वल टू रीडिंग आपका यहां पे 8.56 है, माइनस यहां पर कितना करोगे आप? 0.02। इवैल्यूएट करने पे आपका 8.54 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देख लो, अगर आपको ये वाला पार्ट देकर ही नहीं होता तो ये आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता, 8.56 ये वाला ऑप्शन आ जाता। दैट मींस गलती से भी अगर आपने इसको कंसिडर नहीं करा, आप डायरेक्टली अगर इसको टिक दे रहे हो, क्योंकि जल्दबाजी में ऐसा होता रहता है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर गलत आ जाएगा। आपको पूरा टेक केयर करना होगा इस पॉजिटिव जीरो एरर का। पॉजिटिव जीरो एरर को इंक्लूड करने पे आपका आंसर 8.54 आ रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको लगता है पॉजिटिव जीरो एरर को ऐड करना होता है, वो ऐड कर देते हैं, आंसर 8.58 आ जाता है, वो ऑप्शन भी यहां पर देकर है। तो बहुत ख्याल रखना होता है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि उनको पहले से ही पता होती है कि स्टूडेंट कौन सी कॉम्बिनेशंस अप्लाई करने वाला है वहां पे, तो वो सारी कॉम्बिनेशंस के रिजल्ट्स आपके सामने यहां पे रख देते हैं। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन आपने अप्लाई करा होगा, माइनस का स्टाइल अप्लाई करा होगा, तो आपका सही आंसर आएगा। गलती से यहां पे प्लस लिख दिया ना, तो आपका आंसर ये आएगा, आप इसी को टिक कर दोगे, और फिर आपको लगेगा कि हमारा तो सही हमने किया था, गलत क्यों आ रहा है? तो गलत इसीलिए आ रहा होता है क्योंकि आपने चीजों को सही तरीके से नहीं समझा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो जैसे कि आपने देखा होगा अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा एग्जैक्टली तो मुझे सिंपली दिमाग में ये आया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस शिफ्ट को लिया और मैंने इस शिफ्ट के क्वेश्चंस को एनालाइज किया और आपके सामने मैं यहाँ पे सोल्यूशन एक एक क्वेश्चन का ला रहा हूँ। तो जब मैंने इस पूरे शिफ्ट को एनालाइज किया, मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, मतलब वो आए पूछे गए हैं पहले ही। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 3 से 4 साल के बहुत अच्छे से करोगे और फिर वो करके आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो। तो अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना उनको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करो, बहुत अच्छे तरीके से उनको प्रिपेयर करो, क्योंकि उन्हीं पैटर्न के क्वेश्चंस आपको फिर आगे जाके पूछे जाते हैं। और ये तो डायरेक्टली रिपीट हुआ है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलो मैं इसको दिखाता हूं। यहाँ पे कुछ चीजें आपको पहले ही पता होनी चाहिए, जैसे अगर आप यहां पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लेते हो ओवर टाइम पीरियड टी, तो यहां पर आपका जो वैल्यू आता है वो 1/2 के बराबर आता है। इसी तरीके से अगर आप कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू लेते हो ओवर टाइम पीरियड टी, इसका एवरेज लेते हो, ऐसे आप एवरेज को रिप्रेजेंट करते हो, 2 ब्रैकेट ऐसे लेने होते हैं और इसका मतलब है कि मैं ओवर एंटायर टाइम पीरियड टी एवरेज ले रहा हूं, इसका वैल्यू भी 1/2 आ जाता है। अगर आपके पास साइन ओमेगा टी हो, दैट मीन साइन के ऊपर कोई पावर मत है यहां पे, तो साइन ओमेगा टी का अगर आप एवरेज लेते हो ओवर टाइम पीरियड कंप्लीट साइकिल अगर आप एवरेज लेते हो वो आपका 0 आता है। अब यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि ओमेगा टी को अगर आप किसी से भी रिप्लेस करोगे ना तो हमेशा एवरेज जो है ओवर अ कंप्लीट साइकिल वो 0 ही आएगा साइन फंक्शन का। ये प्रॉपर्टी है साइन फंक्शन की। दैट मीन अगर मैं यहां पर साइन ट्वाइस ओमेगा टी कर दूं तो इसका एवरेज निकाल दूं ओवर कंप्लीट टाइम पीरियड टी, ये भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर क्या देकर है, आपको एसी के स्टाइल में करंट देकर है। रादर मैं बोल सकता हूं कि दो साइनोसाइड्स आपके यहां पे सुपरपोज कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको हॉट एमीटर का रीडिंग बोलना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हॉट एमीटर होता है वो आरएमएस वैल्यू आपको मेजर करके देगा करंट का, आरएमएस वैल्यू। दैट मींस हॉट एमीटर जो है ये कौन सा वैल्यू आपको मेजर करके देता है, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मतलब होता है रूट, फिर इसका मतलब होता है मीन और आपके पास स्क्वायर। दैट मींस जो भी आपकी करंट है ना, आप इसका क्या करोगे, आप इसका पहले यहां पर स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद आप फिर इसी का मीन निकालो, मीन के बाद आप उसके ऊपर रूट यहां पे अप्लाई करो। तो ये चीजें करनी होती है ना। चलो पहले मैं स्क्वायर इस पे अप्लाई करता हूं, तो दैट मींस मैं IAC का स्क्वायर यहां पे लेता हूं। IAC का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, और इसका स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो अभी तक मुश्किल मत है कुछ, अभी मैंने सिर्फ स्क्वायर लिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो वही आप अप्लाई करो। ये आ जाएगा I1 स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर आपके पास प्लस आ जाएगा I2 स्क्वायर और आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस ट्वाइस I1 I2 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, ये आपका टोटल आ जाएगा। तो अभी तो मैंने बस स्क्वायर लिया, अभी स्क्वायर की बात हुई। अब अगला पॉइंट ये है कि मैं इसी वाले पार्ट का मीन लेने वाला हूं। मीन का मतलब मैं यहां पर IAC का मीन लेने वाला हूं, IAC स्क्वायर का मीन लेने वाला हूं ओवर कंप्लीट साइकिल टी। तो मुश्किल मत है कहीं पे। अब ये जो मीन आप लेते हो ना, ये मीन आप यहां पर कांस्टेंट पे नहीं लेते हो, एक कांस्टेंट का मीन वापस कांस्टेंट आ जाता है। दैट मींस अगर मैं यहां पर ये मीन फंक्शन अप्लाई इस पे करूं, आपका कांस्टेंट मीन के बाहर आ जाएगा। हाँ, जो आपका यहां पे फंक्शन वेरी कर रहा है ना विद टाइम, इस पर आप मीन वैल्यू, इस पे आप मीन अप्लाई कर सकते हो। तो दैट मींस मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आपके पास आएगा ट्वाइस I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। देख लो यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री भी कितना अच्छे से आता है, बिकॉज ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा इट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये मीन मैं इंडिविजुअल टर्म्स को देने वाला हूं। मैं इसको लिख सकता हूं I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आपके पास I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, मैं अलग अलग से मीन दे रहा हूं, फिर प्लस आपके पास यहां पर आ जाएगा I1 I2 ट्वाइस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होता है साइन ट्वाइस ओमेगा टी। तो ये वाला पार्ट हो गया। हाँ, आप यहां पे जो मीन ले रहे हो एंटायर टाइम पीरियड टी के लिए ले रहे हो,
क्वेश्चन चेंज हो सकता था अगर आपको बोला जाता t/2 का आप मीन ले लो, दैट मीन्स हाफ साइकिल के लिए आप मीन सिंपली कैलकुलेट करो। आपको कंप्लीट साइकिल के लिए बोला गया है मीन निकालने के लिए, और अदर आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए। तो मीन जो मैं निकालने वाला हूं कंप्लीट साइकिल के लिए निकालने वाला हूं। अब देख लो यहां पर I1² तो आपका बाहर आ जाएगा, तो मीन किस पे अप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन आपको निकालना पड़ेगा ओवर कंप्लीट टाइम पीरियड टी, प्लस आपका यहाँ I2² भी बाहर आ जाएगा, और यहां पर आपके पास कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा और कंप्लीट टाइम पीरियड टी, फिर प्लस आपके पास यहां पर I1 I2 तो बाहर आएगा, और आपको यहां पर साइन ट्वाइस ओमेगा टी का मीन निकालना पड़ेगा ओवर कंप्लीट साइकिल। अब जरा देख लो यहां पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन जब आप निकालते हो 1/2, इसका मीन जब आप निकालते हो 1/2, और जब आप साइन 2 ओमेगा टी का मीन लेते हो वो 0 का मतलब ये वाला पार्ट आपका वैनिश हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा I1² मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा I2² मल्टीप्लाइड बाई 1/2, और इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 LCM ले सकते हो, आप लिख सकते हो I1² प्लस I2² होल डिवाइडेड बाई 2। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब आपने यहां पे स्क्वायर कर दिया, पहले स्क्वायर करने के बाद एक्सपैंड किया, फिर आपने मीन अप्लाई किया, हर एक टर्म पे आपने मीन अच्छे से अप्लाई किया, तो आप फाइनली क्या आप करने वाले हो, रूट अप्लाई करने वाले हो। ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब रूट अप्लाई करना है। तो आपके पास ये वाला पार्ट जो है, दिस इज योर IRMS, जो कि आपका हॉट एमीटर मेजर करेगा, और ये किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ I1² प्लस I2² डिवाइडेड बाई 2। मैं तो सोल्यूशन दिखा रहा हूं, खिंच गया सोल्यूशन यहाँ पे क्योंकि एक एक पार्ट मैंने दिखाया, बट जिस स्टूडेंट को इसका पूरा आइडिया होगा वो स्टूडेंट यहाँ पर एक्सपैंड करेगा एक बार, कितना टाइम लगेगा, 5 से 6 सेकेंड। एक्सपैंड करने पे डायरेक्टली उसके दिमाग में आ जाएगा यहाँ पर तो साइन 2 ओमेगा टी है, ये तो 0 आ जाएगा, दिमाग में वो कैलकुलेशंस कर रहा होगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन, उसको ये लिखना मत है, एंट्रेंस में हो आप, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं दिखा रहा हूँ ताकि सीख लो, जिनको नहीं पता वो सीख रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका 1/2 वैल्यू आएगा, इसका 1/2 वैल्यू आएगा, क्योंकि आप मीन की बात कर रहे हो, तो I1² प्लस I2² होल डिवाइडेड बाई 2 दिमाग में ही आ जाएगा उसके। फिर ऊपर क्या करना है, ऊपर रूट लगा देना है। हार्डली इसको 30 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो, बट मेरे को टाइम लगा क्योंकि मुझे एक एक स्टेप दिखाना है, सो दैट कि ये क्वेश्चंस जो है, जिस स्टूडेंट को बिल्कुल भी इस चैप्टर का ना पता हो, थोड़ा सा उसको आइडिया तो मिले कि हाँ ये क्वेश्चन हो सकता था, थोड़ा आइडिया होना चाहिए था मीन के बारे में, थोड़ा आइडिया होना चाहिए था हॉट एमीटर के बारे में, थोड़ा आइडिया होना चाहिए था रूट मीन स्क्वायर को कैसे हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर इसका जो ऑप्शन है, यहां जो इसका ऑप्शन है, तो वो सिंपली आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, सर्कुलर मोशन पर आपका बेस्ड है ये क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए यहाँ पे नेगेटिव लिफ्ट के बारे में। तो अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दिया, बट क्वेश्चन जो था ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पहले ही पढ़ते हो कि एयरप्लेन कैसे लिफ्ट करता है, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होता है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि नेगेटिव लिफ्ट जो है ये हेल्प करेगा आपकी कार को टू कट द कर्व स्मूथली। दैट मीन्स आपका फॉर एग्जाम्पल एक कार है जो आपको कार यहाँ पर देकर है, अगर मैं उसकी बात करूँ, ये रेसिंग कार आपको देकर है। रेसिंग कार जो होती है तो यूजुअली जो आपके ट्रैक्स होते हैं वो वो बहुत कर्व ट्रैक्स होते हैं, सर्कुलर ट्रैक्स मैं बोल सकता हूँ। तो कार को बहुत सारे सर्कुलर ट्रैक्स को कट करना पड़ता है। तो स्मूथली कैसे आपका कार कट कर सकता है, तो वहां पर आप देखते हो कि आपके जो रेसिंग कार्स होते हैं उनका एक रेयर विंग होता है। रेयर विंग की मदद से क्या होता है कि रेयर विंग की मदद से ये होता है कि वहां पर एक नेगेटिव लिफ्ट आपकी गाड़ी पे आ जाता है, रेसिंग कार पे आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर आप देखते हो कि फ्रिक्शन जो आपके पास है, फ्रिक्शन के साथ साथ ये नेगेटिव लिफ्ट भी आपकी कार को हेल्प करता है टू कट द कर्व स्मूथली। दैट मीन्स मैं यहां पे बोलना क्या चाहता हूं कि जो नेगेटिव लिफ्ट है वो फ्रिक्शन को एड कर रहा है कि अपोज कर रहा है, वो आपके फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बोल सकता हूं कि वो आपके नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाता है। ये नेगेटिव लिफ्ट किसको बढ़ाता है, ये नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो दैट मीन्स अगर आपका यहां पर नेगेटिव लिफ्ट नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज करता है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स, नेट फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए नेगेटिव लिफ्ट आपका बढ़ गया, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया। जितना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा आपकी कार एक ग्रेटर स्पीड के साथ कर्व को कट कर सकती है। तो ये यहां पर कॉन्सेप्ट है। तो अब आराम से देखते जाओ, यहां पर
अगर मैं पहले सर्कुलर ट्रैक ले लूं, अब देखते हैं सोल्यूशन इसका और देख लो कितने टाइम में मैं सॉल्व करूंगा इसको। आपके पास यहां पर ये सर्कुलर ट्रैक है, तो हो गया सर्कुलर ट्रैक। अब सर्कुलर ट्रैक पे आपके पास यहां पर ये कार है, ये आपके पास कार है। आपको पता है यहां पे कि सर्कल का जो सेंटर है वो कोई इस डायरेक्शन में लाई कर रहा होगा। दैट मींस आपका जो सर्कल का सेंटर है वो किसी इस डायरेक्शन में यहां पे लाई कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में लाई कर रहा होगा। फर्दर अगर यहां पर मैं बात करूं, आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अलोंग दिस लाइन एक्ट करेगा, क्योंकि वो टुवर्ड सेंटर लाई करता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, और वही तो प्रोवाइड करता है ना नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर आपका फ्रिक्शन जो होगा उसका डायरेक्शन ये होने वाला है फ्रिक्शनल फोर्स का। mg किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो mg आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है। बट mg के साथ साथ मैंने पहले ही कहा ना कि नेगेटिव लिफ्ट, आपका नेगेटिव लिफ्ट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है। नेगेटिव लिफ्ट की वजह से होता क्या है, नेगेटिव लिफ्ट की वजह से आपका नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होता है। नॉर्मल रिएक्शन कैसे इंक्रीज होगा, जब ये नेगेटिव लिफ्ट वाला फोर्स जो होगा ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो mg प्लस fl आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं था ना। अब समझो यहां पे आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है यही प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट मींस आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, मैं इसी को लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। आर यहां पर क्या होगा, आपके सर्कुलर ट्रैक का रेडियस, जो कि क्वेश्चन में आपको देकर है। फर्दर अगर मैं बात करूं, आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, मैं बोल सकता हूं ना कि फ्रिक्शनल फोर्स आपका होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। फर्दर बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। नॉर्मल रिएक्शन जो आपका होगा, सिंस आपकी गाड़ी ना ऊपर लिफ्ट होगी ना ये नीचे लिफ्ट नीचे अंदर जाएगी, तो आप देखोगे कि नॉर्मल रिएक्शन को काउंटर बैलेंस कौन कर रहा होगा, mg प्लस fl। तो आप यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की जगह पर mg प्लस fl लिखते जाओ, किसके बराबर आएगा, mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। मैंने ग्रेटर देन लेस देन यहां इंक्लूड ही नहीं करा, मैंने बिल्कुल भी, मैं कर सकता था इंक्लूड करने पे क्या होता, मुझे fl का मिनिमम मैक्सिमम मिल जाता। बट फिलहाल के लिए मैं यहां सिर्फ यहां इक्वेट कर रहा हूं ताकि मुझे इक्वेशन मिले। मुझे यहां पर किसका इक्वेशन चाहिए, मुझे नेगेटिव लिफ्ट का इक्वेशन चाहिए। देख लो म्यू को यहां पर आप नीचे ले सकते हो, तो mg, फिर आपके पास यहां पर प्लस fl जो होगा ये आपका आ जाएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो अभी तक कहीं पे किसी को डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं fl की बात करूं, अगर मैं fl की बात यहां पे करूं, वो आपका mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, सॉरी ये म्यू को जब आप नीचे ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे म्यू भी आ जाएगा। तो फर्दर यहाँ पर आपके पास म्यू होगा, तो जब आप यहाँ पर fl निकालना चाहोगे, mg को ट्रांसपोज करो, ये माइनस mg के फॉर्म में आ जाएगा। कहने का मतलब आपके पास जो नेगेटिव लिफ्ट है उसका वैल्यू जो है, m को आप कॉमन निकाल सकते हो, m को कॉमन निकाल दो, आपका रह जाएगा v स्क्वायर बाई म्यू आर, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये तो स्टैटिक देकर था तो मैं म्यू एस आर लिख सकता हूँ ना, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने म्यू लिखा, यहाँ पे म्यू एस होना चाहिए, यहाँ पे म्यू एस होना चाहिए, यहाँ पर आपका म्यू एस आ जाएगा, यहाँ पर आपका म्यू एस आ जाएगा। तो फर्दर अगर मैं बात करूँ, माइनस क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि एम को आपने कॉमन निकाला, माइनस आपका जी हो जाएगा। अब ऐसा क्या कोई ऑप्शन है, आप देख सकते हो सब में एम है यहाँ पे, और फिर आपके ब्रैकेट के स्टार्टिंग में आपका वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू एस आर है, वी स्क्वायर बाई म्यू एस आर, वी स्क्वायर बाई म्यू एस आर, मगर माइनस जी है, वो ये वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आइडिया क्या होना चाहिए था आपको कि नेगेटिव लिफ्ट आपके नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज करता है। बस अगर इतना पता होगा ना, आप क्या करोगे, आप नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं लिखोगे, आप नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस fl कर दोगे। वो यहां पर करने पर बाकी इक्वेशंस जो है वो बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस है, जो आप डेरिवेशंस में करते हो वही मैंने यहां पे की, और फाइनली आपको यहां पे लिफ्ट का, दैट मींस नेगेटिव लिफ्ट का वैल्यू ये कुछ मिल गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये आपको हर एक बुक में मिलता है, ये हर एक बुक में आपको मिलता है और हर एक जगह पर आपको पढ़ाया जाता है। तो जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है एंट्रेंस के लिए, उनको पहले ही ये क्वेश्चन दिमाग में होता है, वो डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं।
बट करना कैसे, इन क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की अगर आप बात करते हो ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट डिसेलरेशन की, वहां इंपॉर्टेंट आपका होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम काइनेमैटिक्स में एक हिसाब से जा रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप, क्योंकि यहां पर आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन देकर था, यहां पर आपका डिसेलरेशन कांस्टेंट देकर था, ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या किया करोगे, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाया करोगे। वो आपको बहुत जल्दी आंसर देगा, वैसे आप बहुत जल्दी आंसर इवैल्यूएट कर पाओगे उस ग्राफ की मदद से। तो देख लो यहां पर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहा हूं, ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका यहां पर टाइम है। आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप आपके पास होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। तो मैं लिखता हूं यहां पे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, गिव्स एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन आप बोल सकते हो। अब अगर मैं बात करूं, कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो आपको देकर है, और ये किस एक्सेलरेशन के साथ आपका कार जा रहा है, वो अल्फा, मतलब कांस्टेंट रेट अल्फा के साथ आपकी गाड़ी चल रही है। दैट मींस आपका जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा पहले, और सिंस आपका यहां पे जो कार है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो ग्राफ लीनियर होगा और उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। वो कैसे आप ड्रॉ करोगे, वो आप इस स्टाइल से ड्रॉ करोगे, और यहां पर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है ना आपका, लेट इट बी θ1 या लेट इट बी थीटा। तो अगर आप यहां पर tan थीटा की बात करोगे, tan थीटा वही आपका स्लोप होता है, और वही आपको यहां पर अल्फा देकर है। और टाइम t1 के लिए, लेट अस अज्यूम टाइम t1 के लिए गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, तो यहां पर टाइम t1 के लिए गाड़ी ने एक्सेलरेट करा, ये टाइम t1 की बात हो रही है। तो एक्सेलरेट हो गया, किस रेट के साथ एक्सेलरेट हो रहा है, अल्फा, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपकी गाड़ी ने एक कांस्टेंट रेट के साथ डिसेलरेट करना शुरू करा, और फाइनली वो रेस्ट पे आ गई। तो कहने का मतलब आपको इस स्टाइल में लेना पड़ेगा। ये देख लो डिसेलरेट हो रहा है, ये आपका डिसेलरेट यहां पे हो रहा है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, और कुछ ना कुछ टाइम यहां पर भी लगेगा, लेट इट बी t2। तो t2 टाइम में आपकी गाड़ी अब डिसेलरेट हो गई है, फाइनली इस पॉइंट पे वो रेस्ट पे वापस आ गई। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं थीटा डैश ले रहा हूं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना होता है। तो थीटा डैश जो आपके पास होने वाला है, tan थीटा डैश, ये आपका स्लोप होने वाला है, और यही आपका यहां पर, अब समझो ये स्लोप यहां पर आप अगर देखोगे नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप का मतलब आपको माइनस बीटा लेना पड़ेगा, नेगेटिव स्लोप है ना, तो इसलिए क्या लेना पड़ेगा, माइनस बीटा लेना पड़ेगा। अभी तक होपफुली कहीं पे किसी को डाउट नहीं होगा। अच्छा, अगर ये थीटा डैश है, जरा ये वाला पार्ट देख लो, ये वाला पार्ट जो आपके पास होगा, ये होगा ना 180 माइनस थीटा डैश, ये वाला पार्ट। तो अभी तक किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। फर्दर अगर मैं बात करूं, आपको नहीं लग रहा कि गाड़ी एक्सेलरेट हो गई और उसके पास एक मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, फाइनली मैक्सिमम पे पहुंच गई, फिर वेलोसिटी वापस टाइम के साथ घट रही है। दैट मींस ये आपके पास यहां पे वी मैक्सिमम होने वाला है। वी मैक्सिमम निकालना इंपॉर्टेंट है। एक बार वी मैक्सिमम निकल गया ना, आंसर आ गया। दैट मींस आपको यही वी मैक्सिमम इवैल्यूएट करना है, आप इसको कैलकुलेट करने वाले हो। अब आप सोचोगे मैं क्यों बोल रहा हूं, अब आप सोच रहे हो कि मैं क्यों बोल रहा हूं वी मैक्सिमम को इवैल्यूएट करना है। समझो, मैंने यहां पे बोला स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इट गिव्स एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। यहां पर एरिया अंडर वीटी ग्राफ इट गिव्स यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट पार्ट वही है, क्योंकि आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है ना। तो मैं वही बोल रहा हूं कि जो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ होता है गिव्स टोटल डिस्टेंस। हो गया, अब कुछ भी नहीं है, टोटल डिस्टेंस। दैट मींस अगर आप यहां देखोगे तो ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल का जरा एरिया बताओ, एरिया किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ बेस। बेस तो आपका टोटल टाइम आएगा ना, वो टोटल टाइम टी देकर है, तो मैं टोटल टाइम टी लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड आपका कितना आ रहा है, वी मैक्सिमम। तो वी मैक्सिमम यहां पर पता होना चाहिए, बस वी मैक्सिमम निकालना है। अब वी मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, देख लो, मैं यहां पर टैन थीटा यूज करने वाला हूं। जरा टैन थीटा यूज करते हैं। टैन थीटा कुछ नहीं है, वो तो आपका अल्फा के बराबर है। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा के अपोज वाला साइड परपेंडिकुलर, जो कि वी मैक्सिमम है। बेस यहां पे T1 आएगा इस वाले ट्रायंगल में, तो आप लिख सकते हो यहां पे इट इज वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय T1। तो मुश्किल है नहीं कहीं पे। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, चलो टैन इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, 180 माइनस थीटा डैश,
तो ठीक है, इसमें कोई इशू है नहीं। tan 180 माइनस थीटा डैश आपका होता है माइनस tan थीटा डैश के बराबर, अलाइड एंगल्स में पड़ा होता है। फर्दर आपको पता है यहां पर इट इज इक्वल टू, माइनस अपनी जगह पे रख रहा हूं, बट tan थीटा डैश किसके बराबर है? आपका tan थीटा डैश यहां पे माइनस बीटा के बराबर है। आप यहां माइनस बीटा पुट कर सकते हो, तो ये आपका बीटा आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, लास्ट पॉइंट मैंने यहां पर इतना तो कर दिया, बट ये वाला जो पार्ट है tan ऑफ 180 माइनस थीटा डैश, वो आपका होगा ना परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर अगेन आपका v मैक्सिमम, अगर बेस अब आपका टाइम t2 है तो मैं इसको लिख सकता हूं v मैक्सिमम डिवाइडेड बाय t2। ये बहुत आसान क्वेश्चंस है, आप इनको बहुत फास्ट कर सकते हो, बट मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे चीजों को समझाना पड़ रहा है। फर्दर अगर मैं यहां देख लूं, यहां पर आप टाइम निकाल सकते हो ना, अगर आपका अल्फा यहां पर v मैक्सिमम डिवाइडेड बाई t1 के बराबर आ रहा है, मैं लिख सकता हूं ना कि t1 आपका होगा v मैक्सिमम डिवाइडेड बाय अल्फा। इसमें क्या मुश्किल है? सिमिलरली अगर आप यहां पर देखोगे, आप यहां पे t2 निकाल सकते हो v मैक्सिमम बाय बीटा। मैं सिमिलरली यहां पर डायरेक्टली लिखने वाला हूं कि आपका t2 होने वाला है v मैक्सिमम डिवाइडेड बाय बीटा। इन दोनों टाइम्स को ऐड करने पे तो टोटल टाइम मिलेगा। मैं बोल सकता हूं टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2, इसमें तो कुछ इश्यू होना नहीं चाहिए, विच इज इक्वल टू v मैक्सिमम डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस v मैक्सिमम डिवाइडेड बाय बीटा। आप v मैक्सिमम को कॉमन निकाल सकते हो, दैट मींस आपका टोटल टाइम t आएगा, v मैक्सिमम को कॉमन निकालो 1 बाय अल्फा प्लस आपके पास 1 बाय बीटा आ जाएगा। आप लिख सकते हो ना t इज इक्वल टू v मैक्सिमम, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। और अगर मैं v मैक्सिमम की बात करूं, अगर मैं v मैक्सिमम की बात करूं, वो आपका आ जाएगा अल्फा बीटा, यहां पर ले लो, मल्टीप्लाई t से भी हो जाएगा, डिवाइड किससे हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा से। ये आपका यहां पर v मैक्सिमम का वैल्यू आ गया। v मैक्सिमम अगर बोला गया होता निकालो, वो भी हमने निकाल दिया, बट आपको ये v मैक्सिमम अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है ताकि आपको टोटल एरिया मिले। एरिया मिलेगा तो क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा तो टोटल डिस्टेंस मिलेगा ना, तो दैट मींस आप इसको लिखोगे 1/2 t अपनी जगह पर, v मैक्सिमम की जगह पर क्या लिख सकते हो? अल्फा टाइम्स, या मैं लिख सकता हूं t टाइम्स अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। यही आ जाएगा ना आपके पास अल्फा बीटा इंटू टी स्क्वायर, अल्फा बीटा टी इंटू टी आपका टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा। अब जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एंट्रेंस का प्रिपरेशन करा होता है ना, उनको ये रिजल्ट याद होता है, तो उनके लिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। बट आप इसको सॉल्व कर सकते हो जब भी आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बोला जाए, डिसेलरेशन के बारे में बोला जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ किया करो, एरियाज को डील किया करो। एरिया अंडर द ग्राफ आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का आइडिया देगा, और स्लोप की अगर बात करो वो आपको वहां पे एक्सेलरेशन का आइडिया देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके जब काइनेमैटिक्स में लेने वाला हूं, डिफरेंट अलग से मैं वो लेने वाला हूं, वहां पर आप देखोगे मैं ग्राफ को कैसे एनालाइज करूंगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, ग्राफ थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट वहां पे होगा, तो आपको खुद आइडिया मिलेगा कि ग्राफ्स को हैंडल कैसे करना होता है। बट फिलहाल के लिए क्वेश्चन बहुत आसान था। यहां पर अगर मैं बात करूं तो न्यूमरेटर में अल्फा बीटा टी स्क्वायर, अल्फा बीटा टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन सी इसका सही यहां पर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड है, बट थोड़ा सा यहां पर भी डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो क्या, आपको पहले ही पता है कि सोलेनॉइड के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, तो आप लिखते हो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अब n यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, इसका आपको टेक केयर करना है। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आपका I जो है वो सोलेनॉइड में फ्लोइंग करंट होता है। यहां पर जो म्यू नॉट आपके पास है, ये आपके पास रिलेटिव, मैं रिपीट करता हूं, ये आपके पास रिलेटिव परमिएबिलिटी नहीं होता है, ये आपके पास एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होता है। तो ये चीज आपको टेक केयर करना है। तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ये तो फ्री स्पेस का है, मगर इस वक्त जो आपका सोलेनॉइड है वो फ्री स्पेस में नहीं है, मैं ऐसे बोल सकता हूं, वहां पर एक मीडियम है, और उस मीडियम का आपको देकर है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर आपको पता है, आप उसको मल्टीप्लाई करो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी से, आपको मीडियम का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी पता चलेगा। तो क्वेश्चन में करना क्या था, सिर्फ आपको पहले ही पता होता है कि म्यू आर जो आपके पास होता है, इट इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट।
ये पहले ही आपको पता होता है। सो अगर आप मीडियम का निकालना चाहते हो ना परमिएबिलिटी, दैट मींस म्यू इट इज इक्वल टू म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट। अब आपको यहां पे फ्री स्पेस नहीं देकर था तो आपके बी का इक्वेशन बन जाता म्यू इंटू एन इंटू आई, बट म्यू की जगह पर आप प्लेस क्या कर सकते हो, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। जरा वैल्यूज पुट करते हैं। म्यू आर का वैल्यू आपका यहां पे 500 देकर है, मैं 500 यहां पर पुट कर रहा हूं, फिर मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट का वैल्यू वहीं से देकर है 4 पाई इंटू 10 रेज पावर -7, 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 आपको देकर है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस चीज का भी टेक केयर करना है, कभी टोटल टर्न्स देकर होते हैं और आपको लेंथ भी देकर होता है, वहां से आपको निकालना होता है पहले नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वो 1000 देकर है, 1000 को आप 10 रेज पावर 3 के स्टाइल में लिख सकते हो, और आपका करंट यहां पर जो देकर है वो 5 एम्पियर देकर है, तो मैं यहां पे 5 एम्पियर लिखने वाला हूं। तो होपफुली किसी को कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। अब देख लो यहां पर आपके पास ये 7 है, यहां 10 रेज पावर -7 है, मैं इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 5 आपका 25 होता है, तो 2500 बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 3। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 3 और ये दो जीरोज यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास टोटल 5 जीरोज है, तो यहाँ पर 10 रेज पावर -2 रहेगा। 25 इंटू 4 100 होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 100 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -2। मैं क्यों इसको सॉल्व कर रहा हूं इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी कहीं पे डाउट रहता है। तो कोई इश्यू नहीं है, आप अगर अभी से सीख रहे हो तो इसको अच्छे तरीके से सीखते जाओ। तो यहाँ 10 रेज पावर -2 और ये आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर पाई टेस्ला आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए है। तो क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर सकते थे क्योंकि कैलकुलेशंस भी आसान थी और ये फॉर्मूला बेस्ड था, सिर्फ आपको यहाँ पर म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करना था म्यू आर से, बस इस चीज का टेक केयर करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो अगर आपने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो और अगेन आप क्वेश्चन पढ़ लो। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपके पास कोनिकल पेंडुलम पे बेस्ड है, उसी कोनिकल पेंडुलम में एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है। अगर मैं बात यहाँ पे करूँ, आपके पास एक मास m है जिसको आप हैंग कर रहे हो फ्रॉम ए मासलेस रॉड जिसका लेंथ l है, और आप रॉड को यहाँ पे स्विंग करवा रहे हो ओमेगा, दैट मीन्स कांस्टेंट ओमेगा स्पीड, एंगुलर स्पीड से। इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास ये है कि जो आपका मास m है ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे ही चलेगा, और उस हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर आपको देकर है कि इस मास का स्पीड जो है वो एंटायर सर्कल पर किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे वो कांस्टेंट ही आपको लेना होगा। डायग्रामेटिकली अगर मैं बात करूं तो आपके पास यहां पर ये रॉड एक है आपके पास, और नीचे वाले एंड पे आप यहां पर मास m इस पे हैंग करवा रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, आप इस रॉड को स्विंग करवा रहे हो विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो देख लो आराम से देखते जाओ। अगर आप अबाउट दिस पॉइंट इसको स्विंग करवा रहे हो विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो आपके पास जो रॉड स्विंग करेगा वो एक कोनिकल पेंडुलम वहां पे क्रिएट करेगा, एक कोन स्टाइल का क्रिएट करेगा, और वो कुछ आपके पास ऐसे होने वाला है। वो आपका कुछ ऐसे होने वाला है कोनिकल पेंडुलम, और यहां पर आपके पास ये मास m है। अब तो अभी तक किसी को कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर मैं बात करूं, हर एक पॉइंट पे आप पेंडुलम का वेलोसिटी निकाल सकते हो, आपको बस टैंजेंट ड्रॉ करना है टू दिस कर्व, तो आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। टैंजेंशियली आपको वेलोसिटी को प्लेस करना है। फर्दर अब अगर मैं बात करूं यहां पर एग्जैक्टली अब आपको बोला गया है कि आपके पास 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स के अबाउट आपको डिस्कस करना है यहां पे एंगुलर मोमेंटम। एक पॉइंट आपका ये पॉइंट है जिसको आप ए पॉइंट बोल रहे हो, और दूसरा पॉइंट आपका ये बी पॉइंट है। तो इन 2 पॉइंट्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करना है। अब समझो यहां पे अगर मैं यहां पर पॉइंट ए की बात करूं विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए आपका जो बॉब है वो एक सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दैट मींस यहां पर आपके पास मैं इस पूरे सर्कुलर ट्रैक को इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। ये मैंने ट्रैक को ड्रॉ करा, आपके पास यहां पर पॉइंट ए यहां पर कहीं पे लोकेटेड है। आपका पार्टिकल जो है वो यहां पर लेट अस एज्यूम कि वो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहा है।
तो पॉइंट ए पे कैसे एंगुलर मोमेंटम निकालते हो आप देखोगे कि जब भी एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ चलेगा ना सर्कुलर ट्रैक पे, तो आप पॉइंट ए पे एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। वो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, जो कि आप सर्कल के सेंटर पे निकालते हो, वो mvr के बराबर होता है। आपने पढ़ा होता है ना, बोहर मॉडल में आप इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π लेते हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होता है, और वो जो एंगुलर मोमेंटम वहां डिस्कस होता है, वो अबाउट सेंटर डिस्कस आप करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास सेंटर है इस सर्कल का, यहां पर इस पार्टिकल का वेलोसिटी आपको टेंजेंशियली लेना पड़ेगा। दैट मींस अगर मैं पार्टिकल यहां पर ले रहा हूं तो टेंजेंशियली आप वेलोसिटी लोगे। यहां पर भी अगर आप पार्टिकल की बात करो, आपको टेंजेंशियली इसका वेलोसिटी देखना होगा हर एक जगह पर। मगर v का जो वैल्यू है वो तो सेम है, ये क्वेश्चन में आपको देकर है, तो हर एक जगह पर आपका जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल आपको लेना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड वाइज हर जगह पर वेलोसिटी v ही रहने वाला है। और साथ साथ में अगर अब आप एंगुलर मोमेंटम अबाउट a की बात करने वाले हो ना, तो a से आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया करो। दैट मींस अगर मैं यहां पर एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं अबाउट a, मैं इस पॉइंट पे देखना चाहता हूं एंगुलर मोमेंटम, मैं एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखना चाहता हूं इसी पार्टिकल का, मगर जब पार्टिकल यहां पर होगा, आप अपने पोजीशन वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करो। अगर इस पॉइंट के अबाउट देखना चाहता हूं, आप पोजीशन वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करो। तो आप देख सकते हो ये भी आर वेक्टर होगा, ये भी आर वेक्टर, ये भी आर वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये सर्कल में लाई कर रहे हैं। तो यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं आर वेक्टर। तो आपको दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता है कि आर क्रॉस वी अगर आप यहां पे लोगे, आर क्रॉस वी अगर आप यहां पर लोगे, आपका आर क्रॉस वी यहां पर बाहर की डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर आप आर क्रॉस वी यहां पर लोगे, अगर आप आर क्रॉस वी यहां पर लोगे, बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है। अगर आप आर क्रॉस वी यहां की डायरेक्शन में लोगे, अगेन आपका बाहर की डायरेक्शन में ही एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। आप चेक कर लो एक बार, ये आपका आर वेक्टर है, ये भी आपका आर वेक्टर है। एक बार और देख लो, आर क्रॉस वी अगर आप करने वाले हो, देख लो ये आपका आर है, ये आपका आर है यहां की डायरेक्शन में, वी ऊपर की डायरेक्शन में। आर क्रॉस वी कर लो, ये आर की डायरेक्शन, ये वी की डायरेक्शन, आर क्रॉस वी आपका थंब बाहर आ रहा है। अबाउट ए आपका एंगुलर मोमेंटम बाहर की डायरेक्शन में है। वैसे ही अगर आप यहां पर आर क्रॉस वी करोगे, ये आर है आपके पास, ये वी है आपके पास, आर क्रॉस वी आपका बाहर की डायरेक्शन में। तो किसी भी पॉइंट पे आर क्रॉस वी कर दो, आपका थंब बाहर ही की डायरेक्शन में आ रहा है। तो पॉइंट ए के अबाउट जो आपका एंगुलर मोमेंटम है डायरेक्शन वाइज, वो हमेशा बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि अबाउट ए आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपका थीटा 90 डिग्री आ रहा है। हर एक पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा m इंटू वी इंटू आर, और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन आउटवर्ड्स, इस वाले स्टाइल में अगर आप देखोगे। सिमिलरली एक बार और देख लो। अब यहां पर अगर मैं एज्यूम करूं पार्टिकल इस ट्रैक पे चल रहा है, मगर यहां पर चल रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। जब फिंगर्स को कर्ल करोगे, थंब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। पॉइंट ए पर आपका जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम LA है, इट इज, मैं बोल सकता हूं इट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जरा ऑप्शंस को चेक करते हैं। LA एंड LB दे आर बोथ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ, ये ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि LA की अगर मैं बात करूं, LA का यहां पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाइज दोनों चीजें कांस्टेंट ही आ रही है। तो ऑप्शन ए इसका हो सकता है। ऑप्शन बी, LB इज कांस्टेंट, LB के बारे में कुछ नहीं पता। ऑप्शन सी, LB इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड, LB के बारे में कुछ नहीं पता। ऑप्शन डी, LA इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ, ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो चलो अब दूसरा पार्ट देखते हैं। अगर मैं यहां पर अबाउट पॉइंट बी देखना चाहूं, अगर मैं यहां पर अबाउट पॉइंट बी देखना चाहूं एंगुलर मोमेंटम, तो देखते हैं। अगर मैं यहां पर आराम से देखते जाओ, चलो मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूं। पहला पॉइंट मैं ये लेता हूं, तो अगर मैं ये पॉइंट ले रहा हूं ना, अब मुझे एंगुलर मोमेंटम कहां से लेना है? अबाउट बी लेना है। तो मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा बी से, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम लेना होता है, उसी पॉइंट से आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे यहां पर, क्योंकि यहां पर आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो। तो देख लो, मैं यहां पर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करता हूं, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर की अगर मैं बात करूं, आपका वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस स्टाइल से होगा। तो ये आपका यहां पर L वेक्टर होने वाला है, और ये आपका यहां पर V वेक्टर होने वाला है। अगर आप यहां पर L क्रॉस V करोगे, अगर आप यहां पर L क्रॉस V करोगे, तो ये आपका L है, ये आपका V है। L क्रॉस V करोगे तो बाहर की तरफ वेक्टर आपको लग रहा है, बट वो वेक्टर एग्जैक्टली यहां पर इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो एक प्लेन मैं क्रिएट करता हूं, ये देख लो,
ये प्लेन एक मैंने क्रिएट कर दिया, इसी प्लेन के परपेंडिकुलर आपका यहां पर वेक्टर आने वाला है जो कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी होगा। तो अभी तक कहीं डाउट नहीं है। बट अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहां पर आप देखोगे कि ये आपका वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियली आपको दिखाना पड़ेगा। इस वक्त आपको यहां पर ये पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा, ये पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा। जो प्लेन यहां पे बनेगा वो कुछ इस स्टाइल का बन जाएगा। ये आपका प्लेन बनेगा। अब यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आपका L क्रॉस V जो है वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये प्लेन और ये प्लेन यहां पर सेम नहीं है, ना ही ये आपस में पैरेलल है। तो डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि यहां पर इस वाले केस के लिए, अगर मैं इस वाले केस के लिए यहां पे एंगुलर मोमेंटम निकालूं LB1 अगर मैं यहां पे निकालूं, ये आपका आ जाएगा M, फिर आपका आ जाएगा L क्रॉस V वेक्टर। बिल्कुल सही। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो आपके पास MLV यहां पे आ रहा है, बट थीटा वाला पार्ट आपका चेंज हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस प्लेन के लिए, यहां पर आपके पास अगेन आ जाएगा LB2, यहां पर इस पोजीशन के लिए LB2 आपका आ जाएगा। M तो अपनी जगह पे रहेगा, L अपनी जगह पे रहेगा, क्रॉस आपका V वेक्टर जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। आप देख सकते हो कि आपको लग रहा होगा ये भी L क्रॉस V है, ये भी L क्रॉस V है, मगर यहां पर जो आपके L और V के बीच का एंगल है, यहां पर जो आपके L और V के बीच का एंगल है, इवन दो अगर ये सेम भी है यहां पे, बट आप देख रहे हो कि यहां पर इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपका एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, यहां पर इस प्लेन के परपेंडिकुलर एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। दैट मींस एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। अगर आप अबाउट बी की बात कर रहे हो, अगर आप एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी की बात कर रहे हो, तो वो यहां पर आप देख रहे हो उसका डायरेक्शन कंजर्व नहीं रह रहा है, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रह रहा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, अब आप आराम से देखते जाओ, यहां पर लिखा है LA एंड LB दे आर बोथ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अभी देखा ना कि LB जो है उसका डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होते जा रहा है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। दैट मींस ये ऑप्शन आ ही नहीं सकता। तो ठीक है, दूसरे की बात करें यहां पे, LB इज कांस्टेंट इन डायरेक्शन, LB इज कांस्टेंट इन डायरेक्शन, गलत है ना, LB डायरेक्शन की वाइज कांस्टेंट है ही नहीं, तो ये वाला पार्ट आ ही नहीं सकता। अगला है आपके पास LB इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो LB और एक बार बोल रहा है इट इज कांस्टेंट इन डायरेक्शन, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता। तो यहां पर अगर पहले तीन हो नहीं सकते हैं, LA इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यही आपका आंसर होने वाला है। अगेन इस अगर आपको समझ में नहीं आया होगा पूरा, थोड़ा सा रिवाइंड करो वीडियो को, इन प्लेन्स को समझो, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है खुद से ड्रॉ करो। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, डायरेक्टली आप एक ही गो में ये बोल सकते थे कि आपका LA जो है इट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस वाले पार्ट में प्लेन्स चेंज हो रहे हैं, ये प्लेन्स यहां पे पैरेलल नहीं है। अगर ये प्लेन्स पैरेलल होते ना तो इस पर जो आप यहां पर परपेंडिकुलर वेक्टर डालते, इस पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर डालते वो पैरेलल होते, आप बोलते कि यहां पर जो B पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है वो डायरेक्शन वाइज भी कांस्टेंट है। बट प्लेन्स यहां पे पैरेलल नहीं है। आपको दिख रहा होगा ये वाला प्लेन जो मैंने पहले बनाया और ये वाला प्लेन जो है ये यहां पर पैरेलल नहीं है, तो इन पर जो आप परपेंडिकुलर वेक्टर्स ड्रॉ करोगे वो भी आपस में पैरेलल नहीं होंगे, उनका कुछ डिफरेंट डायरेक्शन होगा। तभी जाके तो मैं बोल रहा हूं कि LB जो आपके पास है इट इज नॉट कांस्टेंट इन डायरेक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।